नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम के खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारा मास्टर 30 सीरीज का आज का लास्ट का लेक्चर। बायोलॉजी के अंदर हमने हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऊपर वन शॉट में मास्टर 30 सीरीज के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट किया है और आज हमारे जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर हम आ रहे हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। अब मैं पहले ही बता दूं कि बहुत से बच्चों के बोर्ड एग्जाम में या सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है और बहुत से बच्चों के बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में ये चैप्टर सम्मिलित है। जैसे अगर हम बात करें यूपी बोर्ड के अंदर तो ये चैप्टर नहीं पूछा जाने वाला है और बिहार बोर्ड की अगर हम बात करें तो बिहार बोर्ड में प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन ये चैप्टर इंक्लूडेड है। तो आज इस लेक्चर में इस पे बनने वाले जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं, 30 जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले अगर बता दूं मैं, जल संरक्षण एवं बांध के बारे में हम पढ़ेंगे। वन एवं वन्य जीव के साथ में कोयला एवं पेट्रोलियम के अलावा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, इन 4 महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर जो बनने वाले हमारे सबसे ज्यादा आईएमपी जो 30 सवाल है उसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बनते हैं तो वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं और बहुत ही कम लघु उत्तरीय बनते हैं और दीर्घ उत्तरीय इसके अंदर ज्यादातर पूछे नहीं जाते हैं। मैक्सिमम इस पूरे चैप्टर के अंदर जो उपयोगिता है या फिर जो महत्वपूर्ण सवालों में जो आते हैं वो होते हैं हमारे पास में वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखलाएं। तो देखेंगे इस पूरे लेक्चर के अंदर कौन कौन से सवाल हमारे पास में बनेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें कि हमारे पास में जो पहला सवाल आता है हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। पूछा गया है कि सरकार ने कुल्ह के अधिग्रहण के बाद क्या हुआ। जब सरकार ने कुल्ह का अधिग्रहण कर लिया तो उसके बाद में क्या हो गया था। अब बात ये आती है कि कुल्ह होता क्या है, तो बेटा यहां पर ध्यान से सुनना है। एक महत्वपूर्ण नाम आता है हमारे पास में, आपने सुना हुआ होगा हिमाचल प्रदेश। अब बात यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मैक्सिमम एरिया है वो पहाड़ी एरिया होता है और यहाँ पर बहुत सारे झरने उपस्थित होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने सिंचाई के लिए अपनी व्यवस्था बनाई, जिसे कि हम बोलते हैं स्थानीय नहर सिंचाई व्यवस्था। अब यहाँ की जो स्थानीय नहर सिंचाई व्यवस्था है इसका नाम होता है कुल्ह। इसी का नाम होता है क्या? कुल्ह। हिमाचल प्रदेश के अंदर उपस्थित जो नहर सिंचाई व्यवस्था है इसका नाम हमारे पास में है कुल्ह। अब बात यह है कि ये होता क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये होता क्या है तो बेटा पहाड़ों के ऊपर बहुत सारे झरने उपस्थित होते हैं और पहाड़ों के ऊपर जो झरने उपस्थित हैं इन झरनों से छोटी छोटी सी नालियों का निर्माण किया गया। अब झरनों से निर्माण किया गया है नालियों का और इन नालियों को यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लेकर के जाते हैं अपने खेत तक लेकर के जाते हैं। तो झरनों का जो पानी है वो नालियों के द्वारा ये अपने खेतों तक पहुंचा रहे थे और यही स्थानीय नहर सिंचाई व्यवस्था किस नाम से जानी गई, तो इसी का नाम पड़ गया क्या? कुल्ह पड़ गया। अब बात ये आती है कि कुल्ह अच्छा खासा स्टार्टिंग में चल रहा था, वहां के स्थानीय लोगों को इससे बहुत फायदा हो रहा था। 2 तरह के फायदे हो रहे थे। पहला तो ये कि भाई सिंचाई के लिए जल मिल रहा था, सिंचाई का फायदा हो गया और दूसरा फायदा बेटा ये हुआ कि जब नहरों से पानी या फिर हम कहेंगे जो छोटी छोटी सी नहरों या फिर नालियों से जब पानी बहता हुआ जा रहा था तो वो पानी भूमि अवशोषित करती है, जिसकी वजह से जल स्तर में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। ये 2 अलग अलग फायदे यहां पर देखने को मिले। अब बात यह कि बहुत सारी जब इन कुल्ह का निर्माण किया गया तो इनका रखरखाव करना जरूरी था और इनका जो रखरखाव करने की जिम्मेदारी थी वो स्थानीय लोगों की थी। जो स्थानीय लोग हैं वहां के जो गांव के जो लोग हैं वही क्या करते थे, बोले इन्हीं कुल्ह का रखरखाव करते थे। अगर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी तो कौन करेंगे? स्थानीय लोग करते थे। कैसे करते थे? तो बोले जन भागीदारी से करते थे। स्थानीय लोग किसके द्वारा? जन भागीदारी के द्वारा उसका
मेंटेनेंस करते थे। ठीक है, अब बात ये हुई कि जैसे ही कुछ टाइम के बाद में सरकार ने क्या किया कि यहाँ की ये जो स्थानीय जल सिंचाई व्यवस्था थी इसे अपने अंडर में ले लिया। जब अपने अंडर में ले लिया, स्थानीय लोगों का उसमें कोई योगदान नहीं रहा, स्थानीय लोगों ने कुलह के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया, तो जो कुलह है वो धीरे धीरे करके निष्क्रिय होते गए। पहली चीज तो निष्क्रिय हो गए, जितने भी कुलह थे वो निष्क्रिय हो गए क्योंकि सरकार इनका प्रबंधन ठीक तरह से नहीं कर पाई। इसके अलावा यहां पर जो जल सिंचाई की व्यवस्था चल रही थी, जिसे कि हम बोलते थे जन भागीदारी व्यवस्था, तो इस जन भागीदारी व्यवस्था का भी क्या हो गया, समापन हो गया। जन भागीदारी व्यवस्था भी क्या हो गई, खत्म हो चुकी थी। किसके कारण, तो सरकार ने इनका अधिग्रहण कर लिया इस वजह से। तो हमें सवाल पूछा गया है, क्या सरकार द्वारा कुलह के अधिग्रहण के बाद क्या हुआ, कुलह का विकास हुआ? नहीं, बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। बहुत से कुलह निष्क्रिय हो गए, ये बात सही है। इसके साथ में जल वितरण की भागीदारी व्यवस्था भी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसलिए हमारे पास में आंसर आता है हमारा डी वाला। ठीक है बेटा, अब ये जो कुलह है ना, ये 400 वर्ष पुरानी व्यवस्था है, 400 साल पुरानी व्यवस्था है, आजकल की व्यवस्था नहीं है, ये 400 साल पुरानी व्यवस्था है। ठीक है बेटा, चलिए यहीं से अगर हम देखें, अगर इसके बारे में आपके लिए एक छोटा सा सवाल अति लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है कि कुलह क्या होते हैं, कुलह क्या होते हैं, तो छोटा सा सवाल, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में नहर सिंचाई की स्थानीय व्यवस्था कुलह कहलाती है और इसका जो विकास है लगभग 400 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रणाली में झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर स्थित निचले गांवों तक क्या किया जाता था, ले जाया जाता था और वहां तक खेतों तक पहुंचकर जो जल जो है वो सिंचाई में क्या करता था, सहायता करता था। तो ये अति लघुत्तरीय में आपसे पूछा जा सकता है। एक छोटा सा अगर हम कुलह की इमेज अगर देखें तो इस तरह से पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के ऊपर छोटी छोटी सी क्या बनाई गई थी, नालियां बनाई गई और इन्हीं छोटी छोटी सी नालियों को झरने से पानी लेकर के कहां पर ले जाया गया, तो खेतों के पास ले जाया गया सिंचाई के लिए उपयोग में लाने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं व्यवस्थाओं को हमने नाम दिया था क्या, कुलह कहा गया था। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास में ये बनकर के आएगा। आगे की तरफ अगर हम बढ़े, हमारे पास में बहुत सी जल परिवहन व्यवस्थाएं आती हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुलह का निर्माण किया गया। ठीक इसी तरह से अलग अलग राज्यों के स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ अलग अलग सिंचाई व्यवस्थाएं अपनाई गई। जैसे अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर क्या किया जाता है, खेतों को बहुत सारा पानी का संग्रह करने का स्थल बना लिया जाता है और इनका जो सिंचाई व्यवस्था है इसका नाम हमारे पास में आता है बेटा खादिन। इन्हीं का नाम होता है क्या, खादिन। या फिर हम बात करें महाराष्ट्र के अंदर तो नाम आता है क्या, बंधारस, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, ताल। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है बंदिश। बिहार की अगर हम बात करें तो यहां पर इसका नाम होता है पाइन या फिर आहार इसका नाम होता है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने अभी पढ़ा है कि सिंचाई व्यवस्था का क्या नाम था, कुलह नाम था। इसके साथ में जम्मू में तालाब, और कर्नाटक की अगर हम बात करें, क फॉर कर्नाटक और क फॉर कट्टा। ठीक है, यहां से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा कर्नाटक के अंदर जो नहर सिंचाई, स्थानीय नहर सिंचाई व्यवस्था थी उसका क्या नाम था, तो कर्नाटक के अंदर कट्टा था। तमिलनाडु के अंदर क्या था, तो एरिस था। हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या था, कुलह था। ठीक इसी तरह से राजस्थान में क्या व्यवस्था का नाम था, तो खादिन उसका नाम था। बहुत से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये संग्रह करेगा। ये सुनहरी पंक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, चलो आगे की तरफ हम बढ़े हमारे सवालों में। या फिर छोटी सी एक इमेज आपके लिए, यहां पर दो अलग अलग इमेज दिखाई गई है। पहली अगर हम बात करें तो ये जो पूरा एरिया है ये राजस्थान का एरिया है और ये बता रहा है हमें किसके बारे में, खादिन के बारे में। खेतों के अंदर बहुत जगह पर अलग अलग जल का क्या किया गया है, संग्रहण किया गया है। ये खादिन व्यवस्था है। इसके अलावा ये अगर आप देख रहे हैं तो एक जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा और उस गड्ढे के जो दीवारें हैं उनमें क्या कर दी जाएगी, तो उन दीवारों के अंदर बहुत सी सुरंगें बना दी जाएंगी। इस व्यवस्था का जो निर्माण है ये किया गया कहां पर, केरल के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया और इन्हीं को हम नाम दे देते हैं सुरंगम, नाम देते हैं। सुरंग से ही इसका नाम आ गया है क्या बेटा, सुरंगम। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपका कि सुरंगम कहां की स्थानीय
नहर सिंचाई व्यवस्था है केरल की व्यवस्था होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। पूछा गया है सवाल, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो हमने अभी पढ़ा है कि केरल के अंदर ही ये जल संग्रहण व्यवस्था सुरंगम के नाम से जानी जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल पे पूछा गया है कि प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम को क्या कहते हैं? अब बेटा होता क्या है, एक छोटा सा अगर एक इमेज देखें, होता क्या है कि जब भी वर्षा बारिश होती है तो खेतों के पास में बहुत छोटे छोटे से हम बोलते हैं कि नाले होते हैं या फिर नदियां होती हैं। अब जब बारिश होती है तो इसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है और वो पानी तेजी से बहते हुए आगे की तरफ जाता है। लेकिन ये पानी का फायदा भी और नुकसान भी है। फायदा ये है कि वहां पर उस किसान के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, लेकिन नुकसान ये है कि जब ये पानी तेजी से बहते हुए आता है बारिश के दिनों में तो ये यहां के आसपास की मिट्टियों को भी बहा ले जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं क्या, मृदा अपरदन, जिसका नाम होता है क्या, मृदा अपरदन। मिट्टी का कटाव होना या फिर मिट्टी का बहना, इसी का नाम हो जाता है मृदा अपरदन। तो यहां पर क्या होने लगता है, मृदा अपरदन होने लगता है। अब इस समस्या से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो प्राकृतिक ये जो जल मार्ग था इसके ऊपर यहां पर कंक्रीट से हमने क्या कर दिया, छोटा सा एक बांध बना दिया। तो ये जो कंक्रीट का या फिर हम कहें कि छोटे छोटे से पत्थरों को इकट्ठा करके या बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके जब उस जलमार्ग को हमने बाधित कर दिया, रोक दिया, तो ये जो छोटी छोटी सी संरचनाएं हैं इन्हीं को बेटा हम नाम दे देते हैं क्या, चेक डैम नाम दिया जाता है। इनका नाम होता है चेक डैम। अब ये अस्थाई भी हो सकती है और स्थायी भी हो सकती है, मतलब हमारे ऊपर है, जब तक चाहे इसे रहने दें, अगर जरूरत नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाए, हटा दिया जा सकता है। फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये होता है चेक डैम का कि भाई ये मृदा अपरदन को रोक सकता है, मृदा अपरदन को क्या करता है, रोकता है। इसके अलावा क्यों रोकता है, क्योंकि इसका फायदा है ये जल के प्रवाह को क्या कर देता है, कम कर देता है, जल प्रवाह कम कर देता है। बहुत धीरे धीरे यहां से जल बहता हुआ निकलेगा तो मृदा का अपरदन नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो सवाल हमसे पूछा गया है कि प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या छोटे पत्थरों से बने डैम क्या कहलाते हैं, चेक डैम के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, डैम अलग चीज होती है, बांध अलग होता है और चेक डैम अलग होता है। चेक डैम छोटा सा होता है और अस्थायी हो सकता है। ठीक है, यहां से अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके लिए बनेगा, क्या बनेगा, चेक डैम या चेक बांध को परिभाषित कीजिए। तो वही छोटी सी परिभाषा है जो हमने अभी समझी है। चेक डैम प्राकृतिक जल मार्गों पर कंक्रीट या पत्थरों से बना एक छोटा, कभी कभी अस्थायी बांध होता है जो जल प्रवाह वेग को कम करके कटाव का मुकाबला करने के लिए जल निकासी खाई या जल मार्ग पर बनाया जाता है। क्या काम करता है, तो जल को बहने से रोकता है और मृदा अपरदन भी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ हम बढ़े। हमारे अगले सवाल की तरफ पूछा गया है जल संभर प्रबंधन क्या है, जल संभर प्रबंधन के बारे में पूछा गया है। चलिए सुनिए जरा इसके बारे में। अगर हम बात करें, एक छोटा सा डायग्राम हमारे पास में खूबसूरत सा, देखना जरा इसके अंदर बेटा। होता क्या है कि एक बहुत बड़ा एक आसपास का पहाड़ी सा एक एरिया है। इस पहाड़ी से एरिया के ऊपर जब बारिश होती है तो तेजी से बारिश होने के कारण जो पानी है, जो जल है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। और जब अपना रास्ता खुद बनाता है तो वो साथ में मिट्टी को भी बहा करके ले जाता है, मिट्टी को भी बहा करके ले जाता है। अब मान लो कि अचानक से तेज बारिश हुई, जितनी तेज बारिश हुई उतना पानी नीचे, और वो तेजी से मिट्टी को बहा करके ले जाएगा, मिट्टी भी बह जाएगी वहां की। और दूसरा, वहां का जो निचला एरिया होगा वहां पर अचानक से पानी आएगा, इसकी बदौलत वहां पर क्या हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है। तो इस पूरी प्रणाली से, इस पूरी व्यवस्था से बचने के लिए क्या किया जाता है, जल प्रबंधन किया जाता है। किसे, तो इस पूरे एरिया के अंदर क्या किया गया, छोटी छोटी सी नालियों का निर्माण कर दिया गया, या फिर यहीं पर क्या किया गया बेटा, यहीं पर छोटे छोटे से तालाब को बना दिया गया, छोटे छोटे से तालाब को यहां पर बना दिया गया। उससे क्या हो जाएगा, जब भी पहाड़ों के ऊपर यहां पर बारिश होगी तो जो पानी होगा वो एक साथ बहेगा नहीं, अपितु बल्कि ये क्या होगा कि नालियों की सहायता से धीरे धीरे कहां जाएगा, आगे की तरफ। और बहुत सारे जब यहां पर तालाब रहेंगे तो अधिकांश जो पानी होगा वो इन तालाबों के अंदर क्या हो जाएगा, भरा जाएगा।
ठीक है। तो तेजी से पानी का बहाव नहीं होगा, और तेजी से पानी का बहाव नहीं होगा तो यहां पर मिट्टी का कटाव भी नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये है, मिट्टी का कटाव नहीं हो रहा मतलब मृदा अपरदन से हमें सुरक्षा मिल गई। दूसरा, जब तेजी से एक साथ पानी नहीं जाएगा तो बाढ़ भी नहीं आएगी। और तीसरा, यहां पर पहले क्या हुआ करता था कि जितना भी पानी गिरा बहते हुए चला गया दूसरी जगह पर, तो यहां पर बारिश होने के बावजूद क्या होता था, सूखा पड़ता था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया कि बारिश के पानी को तालाबों या फिर इन नालियों नदियों की सहायता से क्या कर लिया, संग्रहित कर लिया। इसकी बदौलत क्या हो जाएगा, बोले वहां पे जल स्तर बढ़ेगा और सूखे जैसी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो पूरी व्यवस्था है इसी को हम नाम दे देते हैं बेटा जल संभर प्रबंधन बोला जाता है। इसमें क्या फायदा हो रहा है, तो इसके अंदर दो चीजों का फायदा हो रहा है। पहला तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जल का संरक्षण कर रहे हैं, और इसके अलावा इसके अंदर मिट्टी का भी क्या हो रहा है, संरक्षण। तो जल एवं मिट्टी के जो संरक्षण की प्रणाली है इसी को हम जल प्रबंधन कहा जाता है, इसी को जल संभर प्रबंधन कहते हैं। फायदा क्या हुआ, लाभ क्या हुआ, तो भाई मृदा अपरदन से बचाव हो गया। ठीक है, बोले मिट्टी का कटाव क्या हो गया, रुक गया, अपरदन की बात हो गई यहां पर, इससे बचाव हो गया। और क्या हो गया, बोले बाढ़ से राहत हो गई, बाढ़ से क्या मिल गई, राहत। या फिर हम बोल सकते हैं कि यहां पर क्या हो गया, बोले सूखे से भी क्या हो गई, राहत मिल गई। ये सारे की सारे क्या हो सकते हैं, जल संभर प्रबंधन के लाभ हो सकते हैं या फिर उद्देश्य हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है छोटे से अति लघुत्तरीय में कि भाई जल संभर प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं, तो ये हमारे पास में उद्देश्य आते हैं। लेकिन इसके वस्तुनिष्ठ सवाल की हम बात करें तो पूछा गया है जल संभर प्रबंधन क्या है। तो जल संभर प्रबंधन का मतलब क्या बेटा, हमने किसका संरक्षण किया था, मिट्टी एवं जल दोनों का क्या किया था, संरक्षण किया था। अब मन में सवाल आएगा कि कुल्ह का निर्माण इसके अंदर क्यों सही नहीं हो रहा। बेटा कुल्ह तो नहर सिंचाई व्यवस्था थी, उसमें हमने कोई प्रबंधन नहीं किया था, वो तो नहर सिंचाई व्यवस्था थी। ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास में सी वाला। यहीं पर अगर हम देखें तो छोटा सा सवाल आपके लिए बनेगा, जल संभर प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। वही सारी चीजें हैं कि जल संभर प्रबंधन मुख्यतः मिट्टी एवं जल संरक्षण पर आधारित प्रणाली है जो कि पानी की उपलब्धता को बढ़ाती है, भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से क्या करता है, रोकता है। इसके अलावा इसके उद्देश्य आपसे पूछे जा सकते हैं तो भूमि एवं जल के प्राथमिक स्रोतों का विकास करना, इसके अलावा सूखे एवं बाढ़ की समस्या हल करना और मृदा अपरदन को रोकना, ये जल संभर प्रबंधन के उद्देश्य हो सकते हैं। यहां से दो अलग अलग अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ अगर हम बढ़े हमारे अगले सवालों में, तो पूछा गया है हमसे क्या बड़े बांधों का विरोध क्यों होता है। अब बड़े बांध तो आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े बड़े जो बांध होते हैं, ठीक है, डैम जिन्हें कि हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो इनका विरोध किया जाता है। अब पहली बात तो यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि हम बांधों का निर्माण करते क्यों हैं, आखिर इसका फायदा क्या है। तो सभी को पता है कि भाई इसके जो फायदे हैं इसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो जल का संग्रहण किया जाता है। किसका संग्रहण किया जाता है, जल संग्रहण। जल संग्रहण बांधों का सबसे बड़ा फायदा है, और उस जल संग्रहण को हम कहां उपयोग में ला सकते हैं, हम ला सकते हैं सिंचाई के अंदर, और उसके अलावा बिजली उत्पादन में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब ये तो हो गई इसके निर्माण की बातें कि भाई इसी के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बांधों का निर्माण करते हैं। लेकिन बात यह है बेटा कि आखिर इन बड़े बांधों का विरोध क्यों किया जाता है। होता यह है कि जब भी बड़े बांधों का निर्माण होता है तो उस पूरे एरिया के अंदर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अपनी जगह छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। अब बेचारे जब जगह छोड़कर के जाते हैं, सरकार के द्वारा मुआवजे की व्यवस्था की जाती है, वादा किया जाता है, लेकिन वादा निभाया नहीं जाता, तो उन्हें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हुआ। मतलब ये एक तरह की क्या है, सामाजिक समस्या है। कौन सी समस्या है, सामाजिक समस्या। तो बड़े बांधों के निर्माण में सामाजिक समस्या का सामना करना पड़ा। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो इसके अलावा बेटा होता यह है कि बड़े बांध का निर्माण अगर होगा तो बहुत सारा उसमें पैसा लगेगा, धन लगेगा, और उस धन की अपेक्षा में, उस धन की बदौलत ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता। ये एक तरह की क्या हुई है, आर्थिक समस्या इसके अंदर हो चुकी है। ठीक है, तो ये किस तरह की समस्या हमारे पास में, ये आर्थिक समस्या। और अगर देखें इसके अंदर और क्या हो सकता है, तो जब भी बांध का निर्माण होगा तो उस क्षेत्र के जितने भी पेड़ पौधे होंगे,
या फिर हम कहें कि भाई वहां पे रहने वाले जितने भी पशु पक्षी हैं उन्हें भी क्या होना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा, तो वहां के पर्यावरण को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। मतलब तीसरी समस्या इसके अंदर क्या आ चुकी है, पर्यावरणीय समस्या आ चुकी है। तो इन तीन समस्याओं की वजह से ही किसका विरोध किया जाता है, बांधों का विरोध किया जाता है, बांधों का विरोध किया जाता है। लेकिन इसके बदौलत भी इसके बहुत से फायदे निकल करके आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, राजस्थान के अंदर एक नहर परियोजना चलाई गई थी बांध की सहायता से, जिसे कि हम बोलते हैं इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना। अब फायदा ये हुआ कि इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण राजस्थान का बहुत सारा जो एरिया है वो हरा भरा हो गया। मतलब इसके क्या देखने को मिले, हमें फायदे देखने को मिले हैं बड़े बांधों का, ठीक है बेटा। लेकिन इसके बाद भी इसका बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। हम आते हैं हमारे सवाल की तरफ। हमसे पूछा गया था कि क्यों किया जाता है, तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विस्थापित होते हैं। हाँ, ये रीजन है, जनता का बहुत धन लगता है और लाभ नहीं मिलता, ये भी सही है। वो वन एवं जैव विविधता नष्ट हो जाती है। मतलब हमारे पास में जो आंसर आता है इनमें से सभी, ठीक है। अब यहीं पर मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं आपको, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा बांध है जिसका कि नाम होता है क्या, टिहरी बांध, इसका नाम होता है टिहरी बांध। अब हुआ क्या, ये पूरी इमेज है टिहरी बांध की। ये टिहरी बांध जनरली उपस्थित है, ये कहां पर, तो ये उत्तराखंड के अंदर उपस्थित है। कहां पर, उत्तराखंड के अंदर ये उपस्थित है। और कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है। क्यों बनाया गया था, तो भाई इससे क्या हुआ, बोले बिजली उत्पादन भी हो रही थी, बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, बोले सिंचाई के लिए जल भी मिलेगा। ये बहुत सारे इसके क्या हो रहे थे, बोले फायदे हो रहे थे, इसलिए इसको बनाया गया। जब ये बनने वाला था तो वहां पर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, लगभग 30 से 35 गांव के लोगों को अपनी जगह छोड़कर कहीं और विस्थापित होना पड़ा था, ठीक है। अब ये सारी चीज मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताई जरूर है आपको, लेकिन आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध कहां पर है, किस राज्य में है, या फिर किस नदी पर है, या फिर इसका निर्माण का उद्देश्य क्या था। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़े। हमारे लिए तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न या फिर लघुत्तरीय प्रश्न में पूछे जाने वाले कुछ अलग अलग बिंदु पॉइंट्स हो सकते हैं, जो कि अभी हमने चर्चा की थी, सामाजिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में, ठीक है बेटा। चलिए देख, जैसे कि सामाजिक समस्याओं में बोला गया है, बड़े बांधों के निर्माण से बड़ी संख्या में किसान एवं आदिवासी क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिल पाता। और क्या हो सकता है, आर्थिक समस्या हो सकती है, जितना पैसा लगता है, धन लगता है, उसके अनुपात में लाभ नहीं मिलता। पर्यावरणीय समस्याओं की बात करें तो बड़े बांधों के निर्माण से वनों का विनाश होता है, जिससे जैव विविधता को क्या होता है, नुकसान होता है। तो ये सवाल भी हमसे अति लघुत्तरीय या फिर लघुत्तरीय में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। पूछा गया है आपसे कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। किसके लिए इसका निर्माण किया गया था, जल आपूर्ति के लिए, भूमि की सिंचाई भी होती थी और बिजली उत्पादन भी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इन सभी लाभों के चलते हमने किसका निर्माण किया था, टिहरी बांध का निर्माण किया था। लेकिन दूसरा सवाल आपके लिए पूछा जा सकता है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। तो ध्यान रखना बेटा, अभी हमने पढ़ा है उत्तराखंड में इसका निर्माण किया गया था, और किस नदी पर इसका निर्माण किया गया था यह भी हमें पता है, गंगा नदी के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। पूछा गया गंगा सफाई योजना 1985 में शुरू की गई थी, क्योंकि अब भाई गंगा सफाई योजना, गंगा नदी फेमस नाम आपने भी सुना हुआ है, और ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो निकलती है ये हिमालय से, हिमालय में गंगोत्री से निकलती है और बहते हुए बड़े बड़े शहरों से होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक लगभग 2500 किलोमीटर का सफर तय करती है, और इस बीच बड़े बड़े शहर इसके अंदर आकर के मिलते हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों पास से जब ये गुजर रही है तो ये शहर, इसमें बहुत सारा जो सीवेज पानी होता है, या फिर हम कहें कि जो नालों का जो पूरा की पूरा पानी होता है, वो क्या कर दिया जाता है, नदी के अंदर मिला दिया जाता है। और अब गंगा नदी जो है वो पवित्र नदी है, तो इसके किनारों पर बहुत सारे दाह संस्कार किए जाते हैं। उस वजह से बहुत सारी राख इसके अंदर क्या होती है, मिलती है। और इसके अंदर क्या है, बोले आसपास में बहुत सारे उद्योगों का निर्माण हुआ है। उद्योगों का जितना भी केमिकल वाला वाटर है वो भी इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो गंगा जो है, गंगा नदी जो है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, प्रदूषित हो गई। पर जब गवर्नमेंट का इसके ऊपर ध्यान गया तो उन्होंने कुछ सफाई योजनाएं निकाली, जैसे कि 1985 में इन्होंने शुरू किया था गंगा सफाई योजना को। अब उस योजना का उद्देश्य ये था
कि भाई जो गंगा जल का जो एक क्वालिटी है उसकी क्वालिटी क्या होने लगी, बहुत कम होने लगी। तो उसकी क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए ही इस योजना को क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, ये जल इतना प्रदूषित हो गया था कि इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया होता है, या फिर हम कहें कि जीवाणु की ये पूरी की पूरी प्रजाति होती है, तो ये भी इसके अंदर दिखने लगा था। अब कोलीफॉर्म मतलब जो जल प्रदूषण का संकेत होता है, कोलीफॉर्म बैक्टीरिया का पाया जाना। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है सवाल में कि भाई ये योजना क्यों शुरू की गई थी, क्योंकि गंगा के जल की गुणवत्ता क्या हो गई थी बेटा, बहुत कम हो गई थी। यही इसका मुख्य रीजन था इस योजना के शुरू होने से। सूखने का कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, सूखने उखने से हमने किसी भी परियोजना को शुरू नहीं किया, और शुद्ध थी तो फिर शुरू क्यों किया परियोजना को, इसलिए बी क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। आंसर हमारे पास में आता है क्या, बी वाला। दूसरा यहां पर एक ध्यान रखना, कोलीफॉर्म के बारे में अगर पूछा जाए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, तो कोलीफॉर्म जीवाणुओं का एक वर्ग होता है, कहां उपस्थित होता है, ये आंत के अंदर पाया जाता है, और ये जनरली जल प्रदूषित को, जल संदूषित जो जल होता है, प्रदूषित जल, उसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपसे बहुत से सवाल गंगा नदी के ऊपर पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं सारे की सारे डिस्कस कर रहा हूं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है उद्गम स्थल गंगोत्री में होता है, कहां खत्म होती है, बंगाल की खाड़ी में। आपसे पूछा जा सकता है कितने किलोमीटर की यात्रा, तो 2500 किलोमीटर की यात्रा। या फिर एक सवाल बनता है कि गंगा नदी के प्रदूषण का कारण क्या है, तो बेटा जो 3 कारण हमने चर्चा किए थे वही यहां पर लिखे हुए हैं कि बड़े शहरों का जो मलमूत्र इत्यादि, पूरा नाली का जो पानी है वो मिलाया गया है, और बहुत सारे दाह संस्कार की जो राख है वो भी मिलाई गई है। इसके अलावा उद्योगों का जल मिलाया गया, यही सारी चीजें हमारे पास में है। दूसरा, इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गंगा सफाई योजना तो शुरू की गई थी 1985 में, लेकिन 2014 के अंदर, 2014 के अंदर जब गवर्नमेंट आई, नई गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने एक और योजना को शुरू किया जिसका नाम था क्या, नमामि गंगे योजना, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, नमामि गंगे कार्यक्रम, जिसमें कि उन्होंने निर्धारित किया कि भैया गंगा नदी को और ज्यादा क्या किया जाएगा, साफ किया जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़े। हमारे सवालों में आपसे पूछा जा सकता है बेटा भौम जल क्या है, क्या पूछा जाएगा, भौम जल। अब नाम तो सुना हुआ है भौम जल, पर याद नहीं आ रहा होगा कि भाई किसे बोलते हैं। इसका मतलब इसे हम शुद्ध हिंदी में बेटा बोल सकते हैं क्या, भूमिगत जल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, भूमिगत जल। भूमिगत जल को ही आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि भौम जल किसे कहा जाता है। तो भौम जल का एक सिंपल सा मीनिंग, जो भूमि, जो भू स्तर है, जो जमीन का स्तर है, उससे नीचे उपस्थित हो। कहां पर, तो बोले जो नीचे जो मिट्टी है या फिर नीचे जो पत्थर वगैरह है उसके अंदर जो उपस्थित जल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, भौम जल कहा जाता है। लेकिन इस भौम जल के कुछ लाभ होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके कोई लाभ, इसके बहुत से लाभ होते हैं। जैसे अगर हम बात करें भाई नदी के पानी का जितना लाभ नहीं है उससे कई गुना ज्यादा किसका लाभ होता है, भौम जल का लाभ होता है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास में आता है कि भाई भौम जल मतलब जमीन के अंदर उपस्थित है, तो जो मच्छरों वाली समस्या है, मच्छरों का प्रजनन इसमें नहीं हो पाएगा, मच्छरों का प्रजनन इसके अंदर नहीं हो पाएगा। वो वाली जो समस्या है मच्छरों वाली, वो भौम जल की वजह से नहीं हो पाती। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, बोले ये ऐसा जल है जो कि प्रदूषित नहीं किया जा सकता। भाई जमीन के अंदर उपस्थित है इसलिए ये प्रदूषित नहीं किया जा सकता। आप बाकी कोई सा भी नदी तालाब का कोई सा भी जल हो वो प्रदूषित किया जा सकता है, मगर ये प्रदूषित नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो भूमिगत जल हमारे पास में ये होता है कि भैया भू स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल, भू स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल, इसी को हम बोलते हैं क्या, भौम जल या फिर भूमिगत जल। अब बहुत से उदाहरण आते हैं, जैसे मैं कहूं आपसे कि क्या आप नदी के जल को भौम जल बोल सकते हैं, या फिर मैं कहूं क्या तालाब के जल को हम भौम जल बोल सकते हैं, क्या समुद्र के जल को हम भौम जल बोल सकते हैं, या फिर क्या जो हमारे घरों के अंदर होता है, जो कुआं होता है, क्या उसके जल को हम भौम जल बोल सकते हैं। तो बेटा ध्यान रखना कि भौम जल का मतलब जो कि मिट्टी के अंदर या फिर हम कहें कि जो सॉइल, जो भू स्तर है उसके नीचे अगर उपस्थित हो उसी को हम बोलते हैं भौम जल। तो नदी वाला जो जल होता है वो भौम जल में नहीं आता, तालाब वाला भी नहीं आता और समुद्र वाला भी नहीं आता। लेकिन जो कुएं का जल जो होता है इसी को हम भौम जल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भाई, कुआं क्या होता है, एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है और उसी गड्ढे के अंदर आसपास की मिट्टी, मतलब गड्ढे के अंदर आसपास का जो पानी है
वो रिस्क करके आएगा और इकट्ठा होता है, मतलब वही क्या है आपका भौम जल है। बाकी के ये जो होते हैं नदी तालाब या फिर समुद्र, ये भौम जल की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, इसके लाभ की हमने बात की, प्रदूषित नहीं किया जा सकता, मच्छरों का प्रजनन भी इसके अंदर नहीं हो सकता और ये लंबे समय तक उपस्थित रह सकता है। भाई इसका बाष्पीभवन भी नहीं होता, हम बोल सकते हैं कि बाष्पीभवन बाष्पन नहीं होता है। नदी के पानी में नुकसान है कि भाई ज्यादा अगर धूप पड़ेगी तो बाष्पन होगा, पूरा पानी सूख करके कहां जाएगा, ऊपर, लेकिन भूमिगत जल के साथ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो सवाल पे आए हम, भौम जल क्या है? तो भू सतह के नीचे चट्टानों या फिर मिट्टी के रंध्रों में पाया जाने वाला जो जल है, इसी को हम नाम दे चुके हैं, किसका? भौम जल का नाम दे चुके हैं। ठीक है, डैम का जल नहीं होता है और नालियों का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, यहां पर आपसे बहुत छोटे छोटे से सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि पहला सवाल बनता है भौम जल के क्या लाभ है। लाभ अभी हमने पढ़े हैं कि भैया इसमें जल वाष्प बन करके उड़ता नहीं है और मच्छरों के जनन की समस्या नहीं होती है, और क्या हो सकता है कि भाई ये प्रदूषित या फिर संदूषित होने से भी क्या होता है, बचा रहता है। ठीक है बेटा, तो भौम जल की हमारे पास में यहां पर बात हुई। आगे की तौर पर अगर हम बात करें, पूछा गया है आपसे कि भौम जल का उदाहरण है, अभी पढ़ा है हमने भौम जल का उदाहरण, क्या नदी हो सकता है क्या? नहीं। कुआं हो सकता है क्या? हाँ, हमें पता है कि भाई कुआं ही किसके अंदर आता है, भूमिगत जल के अंदर या फिर भौम जल के अंदर आता है। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़े। हमारे सवालों में पूछा गया है आपसे कि भाई कोयला में कार्बन के अतिरिक्त क्या मिलता है? कोयला सबने नाम सुना हुआ है, तो इसमें कार्बन होता है, ये सभी को पता है, लेकिन कार्बन के अतिरिक्त क्या होता है इसके अंदर, ये पूछा हमसे गया है। तो देखिए, अगर इसके अंदर भाई कोयला या फिर पेट्रोलियम की बात करें तो बेटा इसके अंदर मुख्यतः तो कार्बन होता है, लेकिन इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या हो सकता है, सल्फर हो सकता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कोयला या फिर पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, तो सुना हुआ होगा पहले बचपन में या फिर नहीं सुना, तो हम बात करें इसके बारे में कि बहुत सारे पेड़ पौधे जब जमीन के अंदर दब जाते हैं, वो लंबे समय तक दबे रहते हैं, हजारों सालों तक, तो जो पूरा ऊपर से पड़ने वाला जो मिट्टी का दबाव है, उसकी बदौलत कोयले का निर्माण होता है या फिर पेट्रोलियम का निर्माण होता है। मतलब इन दोनों प्रोडक्ट का जो निर्माण है वो कौन कर सकते हैं बेटा? पेड़ पौधे कर सकते हैं, और किसी के पास में भी इनको निर्माण करने की पावर नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो इसका निर्माण करते हैं। अब बात यह आती है कि कोयला, पेट्रोलियम, इनके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और सल्फर है, लेकिन जब भी आप बेटा इन्हें क्या करोगे, जलाओगे, इन्हें बर्न करोगे, जब इनका दहन किया जाएगा तो दहन हमें पता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनका दहन होगा तो कार्बन ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में या फिर नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ में और सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ में, बोले ये उपस्थिति में ये जलते हैं और जलकर ये निर्माण करते हैं किसका? ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे कार्बन का ऑक्साइड बन सकता है, मुख्यतः इसके अंदर बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का निर्माण होता है। और क्या बन सकता है? बोले हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O बन सकता है। और क्या हो सकता है? तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है इसके अंदर। इसके साथ में ही इसके दहन किए जाने पर सल्फर का भी क्या बनता है बेटा? ऑक्साइड बनता है। अब यहां पर यह ध्यान रखना कि जब इन्हें हम जला रहे हैं तो कौन सा दहन हो रहा है? पूर्ण दहन हो रहा है। पूर्ण दहन का मतलब ये कि हमने उसको ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रखी है। लेकिन यदि आप ऑक्सीजन की कमी रख दोगे तो यहां पर अपूर्ण दहन का नाम आएगा, और अपूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण न होकर कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होगा। ठीक है बेटा, फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आता है इसका क्या? CO का निर्माण होता है। ठीक है, कहानी इतनी क्लियर है। चलो भाई, अब दूसरा आपसे अगर मैं कहूं कि यदि इस धरती पर उपस्थित जितना भी कोयला है या फिर हम कहेंगे जो पेट्रोलियम है, आपने क्या किया? उसको पूरा एक साथ जला दिया। अब जला दिया तो क्या हो सकता है भाई? जब भी आप इन दोनों चीजों को जलाओगे तो मुख्य रूप से तो हमारे पास में बनती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ये सारी विषैली गैसेस हमारे पास में बनती है। ये जरूर विषैली नहीं है, लेकिन बाकी सारी विषैली गैसेस का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यदि धरती पर उपस्थित जितना भी कार्बन या पेट्रोलियम है उसे एक साथ अगर हम जला दें तो विषैली गैसों का निर्माण होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगा, अधिक बनेगा।
ठीक है। और क्या हो सकता है, तो बेटा ध्यान रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी गैस है ये ग्रीन हाउस गैस होती है। अब ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या भाई, ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या, ग्रीन कलर की होती है क्या, नहीं भाई। होता क्या है कि ये जब भी इसका निर्माण होगा तो ये वातावरण में ऊपर चले जाएगी, और जब ऊपर जाती है तो हमें पता है कि सूर्य से बहुत सारी विकिरणें आती है, सूर्य का प्रकाश आता है। अब इस सूर्य प्रकाश का अधिकांश भाग जैसे ही धरती पर आया, धरती से टकराकर वापस से कहां चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। ठीक है, पूरा सूर्य प्रकाश धरती पर अवशोषित नहीं होता, पूरा अगर अवशोषित होने लगे तो यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अधिकांश जो सूर्य प्रकाश है वो धरती से कहां हो जाता है, बोले वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। लेकिन यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा तो होगा क्या, बोले ऊपर के साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होती है तो नीचे से जाने वाली जो सूर्य की किरणें हैं वापस जो अंतरिक्ष में जा रही थी, उन्हें जाने से ये क्या कर लेता है, रोक लेता है। अब उन्हें रोक लिया तो क्या होगा, बोले टेम्परेचर हमारे आसपास का क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और उस टेम्परेचर के बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसे हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग, या फिर इसे हम बोलते हैं क्या, वैश्विक ऊष्मन बोला जाता है। इसका नाम हो गया बेटा क्या, वैश्विक ऊष्मन। तो आपसे पूछा जा सकता है ऊष्मन, ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि यदि हम सारा एक साथ जला दें तो क्या हो जाएगा, तो बोले दो प्रक्रियाएं हो सकती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बनेगा और वैश्विक ऊष्मन हो जाएगा। चलिए हमारे मुख्य सवाल पर आते हैं। पूछा है कोयले में कार्बन के अतिरिक्त क्या मिलता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। गंधक मतलब क्या बेटा, तो गंधक का मतलब होता है सल्फर। ठीक है, तो हमारे पास में हमें पता चला कि ये सारी चीजें इसके अंदर उपस्थित रहती है, इसलिए आंसर आता है डी वाला, उपरोक्त सभी वाला। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। पूछा गया हमसे कि कोयला एवं पेट्रोलियम के दहन से कौन सी विषैली गैसेस प्राप्त होती है। उसने नहीं कहा कि पूर्ण दहन है या फिर अपूर्ण दहन, तो हमें क्या मानना है, पूर्ण दहन मानना है। ठीक है, और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, यहां पर क्या बनेगी, बोले कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और क्या बन सकती है, बोले नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। मतलब हमारे पास में बेटा आंसर आया है कौन सा वाला, डी वाला। इन सारी गैसेस का क्या होता है, निर्माण होता है जब उसका पूर्ण दहन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े हमारे सवालों में। तो पूछा गया है कि भाई अपर्याप्त वायु में जलने के कारण कार्बन क्या बनाता है या फिर बनाती है। तो अपर्याप्त वायु में जब भी जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा बेटा, निर्माण होगा। CO का क्या होगा, निर्माण होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़े। हमारे सवाल में पूछा गया है कि कोयले का मुख्य स्रोत क्या है। अभी हमने पढ़ा कि कोयला और पेट्रोलियम किससे बने हैं, पेड़ पौधों से बने हैं, उन्हीं के दबने की वजह से बने। तो कोयले का मुख्य स्रोत क्या आता है हमारे पास में, जलीय जीव, पौधे, चट्टानियां, उपरोक्त सभी। क्या आएगा बेटा, बताइए जल्दी से। तो हमारे पास में आएगा इसका आंसर क्या, पौधे आएंगे। ठीक है बेटा, तो बी इसका आंसर निकल करके आता। चलिए भाई आगे पूछा गया हमसे कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा भाई अभी पढ़ा हमने और उसी पे सवाल आया है कि भाई कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैस होती है बेटा वो होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ओजोन भी दे रखा है, ओजोन से कंफ्यूज नहीं होना है। जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़े। हमारे सवालों में पूछा गया है कि यदि सारे कोयला एवं पेट्रोलियम को जला दिया जाए तो क्या होगा। बोले ये तो अभी हमने चर्चा की थी इस बारे में। पहला ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, हाँ भाई बढ़ जाएगी। दूसरा तीव्र वैश्विक ऊष्मन हो सकता है, हाँ भाई ये भी हो सकता है। तीसरा प्रकाश संश्लेषण काफी अधिक होगा। बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, बोले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हमें पता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, सूर्य प्रकाश के अलावा इसमें क्या लगता है, बोले कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, और क्या लगता है, बोले वाटर लगता है, और क्या लगता है, बोले कुछ टेम्परेचर लगता है। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा पंकज सर से कि भाई क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाएगी, या फिर अभिक्रिया की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, बोले बढ़ रहा है इस प्रक्रिया में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाना चाहिए। बट यहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में एक सीमा कारक प्रभाव लगता है। उसका मतलब ये होता है कि 5 चीजें प्रकाश संश्लेषण को अगर प्रभावित कर रही है तो उसमें से जो कम मात्रा में उपस्थित होगा ना वो उसकी बात मानेगी।
प्रकाश संश्लेषण जो कम मात्रा में उपस्थित होता है ना उसकी मात्रा मानती है, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसकी बात नहीं मानती है। जैसे अगर मान लो कि स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो प्रकाश संश्लेषण किसकी बात मानेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसकी बात मानेगी? कार्बन डाइऑक्साइड की। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता गया और अब कम कौन हो गया है? तो बोले जल की बात करें, जल क्या हो गया? कम हो गया। तो अब वो किसकी बात मानेगा? जल की बात मानेगा। इसलिए इस सवाल में अगर यहां पर उपरोक्त सभी लिखा हुआ अगर आ जाए तो उपरोक्त सभी नहीं लगा करके आना, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है बेटा? गलत है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। 5 अगर ऑप्शन दे दे, यहां पर लास्ट में लिख दे उपरोक्त सभी, तो ऐसा नहीं कि उपरोक्त सभी लिख करके आ जाए। ठीक है बेटा, चलो आगे की तरफ बढ़े। हमसे पूछा गया है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या होता है। भाई जैव विविधता के बारे में बात की गई है और जैव विविधता का मतलब क्या होता है? तो किसी भी एरिया के अंदर पाए जाने वाले जो अलग अलग जीवों की संख्या है या फिर जो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, तो अलग अलग जीवों का पाया जाना उसी को हम बोलते हैं क्या? विविधता बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। अब सबसे ज्यादा जो बायोडायवर्सिटी होता है बेटा वो फसल वाले क्षेत्रों में नहीं देखने को मिलती। वहां पे एक वेराइटी की फसल, कुछ पक्षी, बस यही देखने को मिल सकते हैं। नदी तट की अगर हम बात करें तो वहां पर भी ज्यादा जैव विविधता देखने को नहीं मिलती। समुद्र तट में भी विविधता नहीं उपस्थित होती है। सबसे ज्यादा जो जैव विविधता होती है वो देखने को मिलती है फॉरेस्ट के अंदर। बहुत अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे हैं, फलों वाले पेड़ हैं, औषधि वाले हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के पक्षी है, बहुत डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट है। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता है वो कहां पर होती है? वनों के अंदर होती है। यहीं पर ये जो विशिष्ट स्थल होते हैं ना, इन्हीं को इंग्लिश में बेटा बोला जाता है हॉट स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, हॉट स्पॉट आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। आपसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। भाई चिपको आंदोलन के बारे में पूछा गया। अब सुनना जरा ध्यान से। होता क्या है बेटा कि हमारे जो हिमालय रीजन होता है, ठीक है, हिमालय वाला जो रीजन होता है वहां की अगर हम बात करें तो वहां पर एक छोटा सा एक एरिया आता है, उसका नाम है क्या? गढ़वाल। ठीक है, उसका नाम है गढ़वाल। अब इस गढ़वाल का एक गांव है, नाम होता है उसका रेनी। अब इस गांव के पास में बहुत सारे अच्छे अच्छे वृक्ष उपस्थित हैं। लेकिन हुआ क्या कि इस गढ़वाल के अंदर जो पास में एक बहुत ज्यादा एक फेमस एक ठेकेदार हुआ करता था, तो उस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया कि आप इस पूरे आसपास के एरिया के जो वृक्ष है उसको यूज करो, पैसे हमको दे दो। ठीक है, वहां की लोकल जो भी हम बोले सरकारी जो भी लोग हैं उनके द्वारा ये किया गया। अब हुआ क्या कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया। तो जब ठेकेदार के लोग उस जगह पर आए वृक्षों को काटने के लिए, तो यहाँ के स्थानीय लोग उन वृक्षों से जाकर के क्या हो गए? चिपक गए, नहीं हम नहीं काटने देंगे। ठीक है, तो तभी से उस आंदोलन का नाम हो गया चिपको आंदोलन। तो हार मान के ठेकेदार को भी उनकी बात को मानना पड़ा और वृक्षों की क्या हो गई थी? सुरक्षा हो गई थी। इसी पूरी आंदोलन को तभी से हम नाम देते हैं क्या? चिपको आंदोलन नाम देते हैं। तो इसमें पूछा गया हमसे कि किससे संबंधित है? मृदा से संबंधित है क्या? नहीं। जल से भी नहीं। वृक्षारोपण से संबंधित नहीं है बेटा। वृक्षारोपण मतलब वृक्षों का लगाना, तो उससे संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। ये सोच रहे थे व्यक्ति, यहाँ के स्थानीय लोग, कि भाई हमारा जो जंगल है वो हमारा ही रहे, उसको कोई नष्ट ना करे। ठीक है, तो यहां पर आपसे एक छोटा सा लघुत्री में सवाल भी पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन क्या होता है। तो ध्यान रखना बेटा, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है और ये हिमालय की जो ऊंची पहाड़ियों में गढ़वाल के कौन सा रेनी नामक गांव में कब हुआ था? 1970 में ये घटना हुई थी। ठीक है, वहां पर ये जो विवाद हुआ था वो लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच में हुआ, क्योंकि वहां के जो गांव के जो समीप के वृक्ष है उसका काटने का अधिकार किसे दे दिया गया था? ठेकेदार को दिया गया था। छोटा सा सवाल है, पूछा जा सकता है, बहुत फेमस नाम है चिपको आंदोलन, इजीली याद भी हो जाएगा, इसलिए इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़े। पूछा गया है हमसे कि जीव संरक्षण हेतु सरकार ने इस पुरस्कार की व्यवस्था की है। कौन से पुरस्कार की व्यवस्था की है? पहला ऑप्शन है जीव संरक्षण पुरस्कार, दूसरा है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार और तीसरे में ए एंड बी बोथ दे रखा है। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे और पहले वाले ऑप्शन को लगा देंगे, लेकिन सरकार ने बेटा जो पुरस्कार की जो घोषणा की है वो कौन सा है हमारे पास में? अमृता देवी बिश्नोई जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसकी व्यवस्था की गई। अब ये होता क्या है? तो होता ये है बेटा कि जोधपुर के अंदर पहले जब राजाओं वाला शासन चलता था, तो जो जोधपुर के स्थानीय राजा थे उन्होंने जोधपुर के पास में जो गांव है वहां पर बहुत सारे वृक्ष लगे हुए थे। ठीक है, अब वहां के वृक्षों का उपयोग उसके महल में किया जाना था, तो उसने अपने जो सेनापति या फिर सैनिक वगैरह है उनको
ऑर्डर किया कि भाई जाओ और वो सारे पेड़ पौधों को क्या कर लो, कट करके ले आओ। अब जब सैनिक वहां पर गए तो वहां पर रहने वाली जो स्थानीय महिला है अमृता देवी बिश्नोई, उन्होंने क्या किया कि उनका विरोध किया और वो उन पेड़ों से क्या हो गई बोले जाकर के लग गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि पेड़ कट करने से पहले आप हमें कट करो। अब राजा के जो सैनिक हैं, सिपाही हैं, उन्होंने कर भी लिया, उन्होंने उनका सिर भी क्या कर दिया बोले कलम कर दिया, सिर कट कर दिया। अब उस बदौलत से उस समय पर वहां पर बहुत ज्यादा क्या हो गया बोले विद्रोह शुरू हुआ। बाद में राजा को क्या हुआ बोले माफी मांगनी पड़ी और तभी से वहां पर उन वृक्षों की क्या किया जाता है बोले सुरक्षा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा, विश्नोई समाज के द्वारा। और सरकार ने इसी के लिए वहां पर या फिर पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की क्या की है बोले घोषणा की है, जो किससे संबंधित है, वन्य जीव के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, आपसे अगर अति लघु उत्तरी में पूछ लिया जाए कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार क्या होता है, तो ध्यान रखना भारत सरकार जीव संरक्षण हेतु यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में देती है। अमृता देवी ने 1731 में राजस्थान के जो जोधपुर के पास कौन सा गांव है, खेजराली गांव में जो खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं उनको बचाने के लिए क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े हमारे सवालों में। तो पूछा गया है हमसे कि जो अरावली है मिदनापुर के पास में के वन क्षेत्र में किस अधिकारी ने ग्रामीणों को वृक्षारोपण अभियान में शामिल किया था। एकदम कुछ नई सी बात है, मैं बता दूं इसके बारे में कि होता क्या है कि पश्चिम बंगाल के पास में एक छोटा सा पश्चिम बंगाल के पास में एक रीजन है अरावली करके मिदनापुर के पास में। तो होता यह है कि वहां पर स्थानीय लोगों को उपयोग में ला करके वहां के जो वन अधिकारी हैं, नाम है उनका क्या बोले, उनका नाम होता है AK बनर्जी। इन्होंने क्या किया बोले स्थानीय लोगों की सहायता से वहां पर जो साल का जो वन, एक पेड़ होता है साल का वृक्ष, तो साल के वृक्षों की इन्होंने क्या कर लिया था बोले पूरे वन का विकास किया था। कैसे, तो इन्होंने क्या किया कि वहां के स्थानीय लोगों को बोल दिया कि भाई आप हमारे साथ मिलकर के काम करो, आपको बदले में यहाँ पर जो पशुओं को चराने के लिए आपको अनुमति देंगे कम पैसों पर। दूसरा, यहाँ से जितने भी फल सब्जी या फिर कुछ औषधियां मिल रही है तो वो भी आपको क्या होगी बोले दी जाएगी। इसके अलावा बोले हमें अगर इस वन की सुरक्षा में कुछ जरूरत पड़ी लोगों की तो हम आपके ही लोगों को क्या कर लेंगे, काम पे रख लेंगे। मतलब उन्हें क्या मिला बोले रोजगार मिला। तो इनका जो वन अधिकारी है AK बनर्जी, इनकी बदौलत उस एरिया के अंदर साल के वृक्षों का बहुत अच्छे से क्या हुआ, विकास हुआ। और थोड़े ही समय में वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो पूरा की पूरा जो वन है वो अच्छी तरह से क्या हो गया बोले हरा भरा हो गया। ठीक है, अब ये यहीं पर हमारे पास में इससे कुछ और सवाल भी बन सकते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना। AK बनर्जी के बारे में कुछ बातें कि मिदनापुर के अरावली वन क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ मिलकर के इन्होंने क्या की थी, योजना शुरू की और उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कौन से वृक्ष, साल के वृक्ष की कितने हेक्टेयर बोले 1272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को क्षेत्र की देखभाल की क्या कर दी, इन्होंने जिम्मेदारी दी। उससे क्या हुआ बोले रोजगार मिला और वहां उपज की 25% के उपयोग का क्या कर दिया अधिकार। मतलब जो भी औषधि या फिर फल फ्रूट थे उसमें से आप कितना ले सकते हो बोले 25% उपयोग में ला सकते हो। और बहुत कम मूल्य पर ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की उनको क्या कर दी, सुविधा दे दी। तो स्थानीय लोगों का सहयोग मिला तो इन वन अधिकारी ने क्या कर लिया वहां पे बोले अच्छा खासा उस साल का जो वन है या फिर फॉरेस्ट उसको डेवलप कर दिया था। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़े। हमसे पूछा है कि प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। ठीक है, हमारा चैप्टर ही जिसके ऊपर डिपेंडेंट है प्राकृतिक संसाधन। पूछा गया है कि कैसा उपयोग होना चाहिए। चलिए सुनो ध्यान से जरा। प्राकृतिक संसाधनों की अगर हम बात करें भाई तो इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, किस तरह से उपयोग इसका किया जा सकता है। हम इसका बहुत अधिक उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बोले कि भाई कम उपयोग कर सकते हैं। कम को हम शुद्ध हिंदी में बोलते हैं क्या, अत्यल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अत्यल्प बोल सकते हैं। या फिर दूसरा हम बोल सकते हैं कि भैया इनका बहुतायत से करना चाहिए, बहुत ज्यादा करना चाहिए, बहुतायत से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। या फिर यहां पर हम बोले कि भाई इनका कैसा उपयोग होना चाहिए, बोले विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, विवेकपूर्ण। या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्या, बोले लाभदायी। लाभदायी कौन सा उपयोग इसका होना चाहिए। तो बेटा देखो, प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग से बोले हमें मुश्किलें होने लगेगी, तो कम उपयोग तो नहीं किया जा सकता। अगर ज्यादा उपयोग करेंगे तो प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने लगेंगे, इसलिए बहुतायत से भी इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। लाभदायी उपयोग, अगर सिर्फ हम लाभ के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर तो हम उन्हें क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमें जितना ज्यादा लाभ मिलेगा उतना ज्यादा हम उसको उपयोग करने लगेंगे, तो लाभदायी उपयोग भी नहीं
नहीं किया जाता। जो प्राकृतिक संसाधन है इनका उपयोग कैसा होना चाहिए, विवेकपूर्ण होना चाहिए। मतलब क्या बोले, हमें समझ हो कि भाई इतना हमें अमाउंट इसका लेना है और कहां से किस चीज को, जैसे कि हम कहें कि भाई किसी फॉरेस्ट में से वन को, वृक्ष को हमको काटना है, तो कहां से वृक्ष काटना है, कौन से कट करना है, ये हमारा क्या है बोले विवेकपूर्ण डिसीजन है। तो विवेकपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का क्या होना चाहिए बेटा, उपयोग होना चाहिए। अब बात यह है कि आखिर हम जो प्राकृतिक संसाधन है इसका प्रबंधन क्यों करते हैं, मैनेजमेंट क्यों करते हैं, हमें क्या इसी पढ़ी है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई जो संसाधन है आपके पास में वो क्या है, सीमित है। संसाधन की हम बात कर रहे हैं, संसाधन क्या है, सीमित है। भाई असीमित अगर संसाधन होते तो भाई आपको जैसा उपयोग करना है वैसा उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संसाधन कैसे हैं, सीमित है, इसलिए हमें उसका क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, तो बोले हमें भविष्य के लिए भी सोचना पड़ता है। तो भविष्य के लिए उपलब्ध रहे, इसलिए भी हमें क्या करना पड़ता है, उनका प्रबंधन करना पड़ता है। जैसे हम ज्यादा पेट्रोल का यूज नहीं कर सकते, नहीं तो भाई फ्यूचर के लिए वो बचे ही ना। तो ये सारे के सारे रीजन है इनके प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि भाई प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रबंधन है वो सरकार करती है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब सरकार ने इनका मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया था तो सरकार से बहुत सारी गलतियां हुई। जैसे सबसे बड़ी गलती इनकी ये थी कि जो स्थानीय लोग हैं ना उसको अनदेखा कर दिया। सरकार ने जो स्थानीय लोग हैं उनको अनदेखा कर दिया मतलब का क्या, देखो होता ही है कि भाई उन्होंने कहा भाई हम पूरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन भाई स्थानीय लोगों को अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उनका योगदान नहीं लोगे, उन्हें नहीं बताओगे, उन्हें का सहयोग नहीं लोगे, तो वो उसमें सहयोग नहीं करेंगे और वो उस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि भाई हमें इस चीज का क्या करना पड़ेगा, बोले सुरक्षा करनी पड़ेगी, वनों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहली तो गलती सरकार से ये हुई थी। दूसरा, सरकार ने क्या किया कि एक ही तरह के वृक्ष को लगाना स्टार्ट कर दिया। एक ही तरह के ये क्या करने लगे, बोले वृक्ष लगाने लगे। कौन से, बोले अधिकतर आपने देखा होगा कि जब भी गवर्नमेंट वृक्षारोपण के लिए आती है तो एक तरह के जो वृक्ष होते हैं उन्हें बांट देती है, उन्हें कहा लगाओ। अब एक ही तरह के वृक्ष जब लग जाते हैं तो वहां पर जो जैव विविधता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि यहां पर हम बात करें कि भाई जो टिक के जो वृक्ष हैं वो बहुत ज्यादा इन्होंने क्या करे थे, लगाए थे। और क्या हो सकता है, तो बोले यहां पर इन्होंने औषधियों के जो वृक्ष थे सरकार ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। औषधि के जो वृक्ष थे, या फिर हम बात करें किसके, बोले जो फल वाले जो वृक्ष थे, फल के जो वृक्ष थे उनको लगाने के लिए इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया। तो ये सरकार के प्रबंधन की क्या थी, बोले कुछ समस्याएं थी। ठीक है, तो हमसे पूछा जा सकता है अलग अलग सवाल यहाँ पे कि भाई प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए, प्रबंधन क्यों करते हैं, और समस्याएं जो सरकार ने प्रबंधन की उसकी समस्याएं क्या हो सकती हैं। आते हैं हमारे सवाल पे, पूछा गया है आपसे कि प्राकृतिक संसाधनों का कैसा उपयोग होना चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा कि भाई विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़े। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि हम संसाधन का प्रबंधन करते हैं क्यों प्रबंधन किया जाता है, इसे लंबे समय तक हम उपयोग में लाया जा सके। हाँ भाई ये सही बात है, इसलिए हम क्या करते हैं, बोले प्रबंधन करते हैं। और बोले संसाधन सीमित है, हाँ ये भी सही बात है। और बोले बढ़ती जनसंख्या को संसाधन उपलब्ध कराया जा सकते हैं, जितने पॉपुलेशन है सबको संसाधन मिले, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। मतलब इन तीनों रीजन की वजह से हमें संसाधनों का क्या कहते हैं, प्रबंधन। इसलिए हमारे पास में आंसर आता है क्या बेटा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ें। पूछा गया है हमसे कि सरकार के प्रारंभिक वन प्रबंधन में क्या कमी थी। अभी हमने पढ़ा है वन प्रबंधन में क्या कमी थी, तो स्थानीय लोगों के ज्ञान और आवश्यकता की उपेक्षा की गई। हाँ ये बात सही है। औषधि और फल इत्यादि के पौधों को काटा गया, ये भी सही है। और सिर्फ टीक एवं यूकेलिप्टस के वृक्षों का क्या किया गया, रोपण किया गया। हमने पढ़ा है कि एक ही तरह के वृक्षों का क्या किया गया था, रोपण। तो ये सारी समस्याएं थी, इसलिए हमारे पास में आंसर आता है उपरोक्त सभी। ठीक है बेटा, चलिए आगे की तरफ बढ़े। आपसे पूछा जाएगा सवाल यहाँ पर कि प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन पर टिप्पणी लिखी। वही सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, जैसे कि लिखा गया है प्राकृतिक संसाधनों के संपोषित प्रबंधन से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से है। क्यों है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, मृदा, वन, खनिज, पेट्रोलियम, वन्य जीव, ये कैसे हैं, ये असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। और औद्योगिक क्रांति और जनसंख्या बढ़ने की वजह से बोले इनका क्या किया गया है, निर्ममता पूर्वक दोहन किया जा रहा है, जिससे कि ये कम हो रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन
करना पड़ता है। ठीक है बेटा, चलिए भाई आगे की तरफ बढ़े। हमारे सवालों में पूछा गया कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब क्या है? नया सा सवाल है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखना बेटा कि जो पर्यावरण है इसको बचाने के लिए 3 नहीं टोटल 5 प्रकार के आर दिए गए हैं। कितने प्रकार के? बोले 5 प्रकार के आर का उपयोग किया गया। कौन कौन से हैं आर? तो पहला तो है इसके पास में इंकार करना, दूसरा है कम उपयोग, तीसरा पुनः उपयोग, पुनः चक्रण या फिर पुनः प्रयोजन। बोले यहां पर तो कोई सा भी आर दिख नहीं रहा, तो आर का मतलब यहां पर निकल करके आएगा इनके इंग्लिश के मीनिंग से। जैसे इंकार का मतलब क्या? बोले इंकार के अंदर अगर हम बात करें तो भाई कोई भी वस्तु जो हमारे लिए या फिर हमारे पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है उसे उपयोग करने से क्या करना चाहिए? मना कर देना चाहिए। उसको उपयोग करने से क्या करना चाहिए? मना करना चाहिए। पहली चीज तो ये। दूसरा हमारे पास में क्या आया है? कम उपयोग। बोले क्या करना चाहिए? कम उपयोग। कम उपयोग मतलब बोले रिड्यूस उपयोग उसका हो जाना चाहिए। अब कम उपयोग जैसे बोले जो चीज पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है उसे उपयोगिता में क्या कर दो? कम कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि भाई हम कभी कभी हमारे रूम में फैन की जरूरत नहीं है तब भी उसको हम चालू छोड़ करके बाहर चले जाते हैं, तो क्या कर देना चाहिए? बोले ऐसे समय पर उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि उसका उपयोग क्या हो जाए? कम उपयोग हो जाए। और बिजली का उत्पादन भाई थर्मल पावर प्लांट से भी होता है, तो जब ज्यादा उपयोग नहीं होगा, ज्यादा जरूरत नहीं होगी तो ज्यादा उसका निर्माण नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो प्रदूषण वगैरह है वो नहीं फैलेगा। तीसरा हमारे पास में यहां पर निकल कर आता है क्या? पुनः उपयोग। जैसे बहुत से प्लास्टिक के डिब्बे या फिर हम कहें कि बॉटल्स जो होती हैं, जैसे पानी की बॉटल है भाई, इसको पानी पीने के लिए यूज कर लिया गया, बाद में क्या कर दिया? बोले फेंक दिया। लेकिन इसी को हम हमारे घर में भी यूज कर सकते हैं, कुछ पेट्रोल रखने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर डिब्बों को हम रसोई घर में कुछ सामान रखने में क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते हैं। तो जो थर्ड हमारे पास में आता है, क्या किया जाना चाहिए? पुनः उपयोग किया जाना चाहिए, रीयूज किया जाना चाहिए। और क्या हो सकता है? पुनः चक्रण। पुनः चक्रण का मतलब होता है रिसाइकल। जैसे बहुत से हमने कहा भाई लोहे की अगर हम बात करें, लोहे के बहुत सारे अगर कुछ अलग अलग चीजें बनी हुई हैं, अब उन चीजों का उपयोग नहीं हो रहा है तो उसे गला करके हमें कोई नई चीज बना लेना चाहिए। जैसे हम कहें कि भाई कांच की अगर हम बात करें, पुनः चक्रण में अगर हम बात करें, क्या बोले कांच की बात करें बेटा, तो कांच के अंदर क्या होता है कि भाई कांच को भी हम गर्म करके या फिर गला करके नए बर्तन क्या कर सकते हैं? उसमें बना सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिसाइकल बोलते हैं, पुनः चक्रण इसे बोला जाता है। और क्या कर सकते हैं? बोले हम पुनः प्रयोजन भी कर सकते हैं। जैसे होता यह है कि आपकी जैसे कि हम कहें भाई मिट्टी के कोई बर्तन है वो टूट गया, ठीक है, वो टूट गया, तो उसका उपयोग अब पहले जैसे तो किया नहीं जा सकता, तो अब उसका उपयोग हम गमलों की तरह कर सकते हैं या फिर कुछ दूसरे सामान में सजावट की तरह क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? पुनः प्रयोजन। इसका नाम हुआ है हमारे पास में क्या? पुनः प्रयोजन, रीपर्पस। क्या नाम हुआ इसका? रीपर्पस। तो भाई हमारे पास में ये जो 5 अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं, जैसे कि रीपर्पस हुआ, रिसाइकल हुआ, या फिर हमारे पास में जो रिड्यूस हुआ, कम उपयोग करना, ये सारे की सारे ये पर्यावरण को बचाने के लिए ये 5 तरह की प्रोसेस बताई गई है। ठीक है, यहीं पर जैसे कि हमारे पास में सवाल में पूछा गया है कि पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से आर हैं? तो कम उपयोग हुआ, जैसे कि हम बोलते हैं रिड्यूस बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं किसे? बोले पुनः चक्रण, जिसका नाम हुआ क्या? रिसाइकल। और क्या हुआ? बोले पुनः उपयोग, रीयूज। मतलब ऑप्शन आता है पास में उपरोक्त सभी। टोटल कितने प्रकार के आर दिए गए? 5। इंकार करना या फिर पुनः उपयोग करना, पुनः प्रयोजन करना, पुनः चक्रण करना और कम उपयोग करना। ठीक है बेटा, चलिए यहां से आपसे बहुत छोटी छोटी सी परिभाषाएं बनती हैं। जैसे कि सबसे पहला तो पूछा जाएगा इंकार के बारे में, तो इसका अर्थ है कि जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता नहीं है या जिससे हमें या हमारे पर्यावरण परिवार को नुकसान पहुंच सकता है, उसे लेने से हमको क्या कर देना चाहिए? इंकार कर देना चाहिए। तो एक आर तो हमारा यहां से निकल करके आता है रिफ्यूज वाला। दूसरा कम उपयोग, रिड्यूस के साथ में, इसका अर्थ है कि हमें वस्तुओं के अपव्यय या फिर अधिक उपयोग से बचना चाहिए। जैसे बिजली के पंखे एवं बल्ब का उपयोग न होने की स्थिति में हमें स्विच क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। ये कम उपयोग से संबंधित है। ये दूसरा आर हमारे पास में आता है। और पुनः उपयोग की हम बात करें, रीयूज की बात करें, इसका अर्थ है किसी वस्तु के बार बार उपयोग से संबंधित है। जैसे कि प्लास्टिक की अगर हम बात करें, प्लास्टिक की बोतल या फिर डिब्बे का हम पुनः रसोई घरों में क्या कर सकते हैं? उपयोग में ला सकते हैं। अगली अगर हम बात करें 4th पर, तो नाम आता है पुनः चक्रण या फिर रिसाइकल की बात आती है। जैसे कि धातुओं की वस्तुओं का क्या किया जा सकता है? रिसाइकल, पुनः चक्रण करके उपयोगी वस्तु हम क्या कर सकते हैं बेटा? बना सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो प्लास्टिक की बात है, प्लास्टिक वाली बात है, यहां पर भी आई है।
ठीक है। और प्लास्टिक की हम बात करें तो प्लास्टिक की बात ये यहां पर भी आई है, इसलिए ये ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बोले पुनः प्रयोजन, रीपर्पस की हम बात करें। इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु जिस उपयोग के लिए बनी है जब उस उपयोग में नहीं लाई जा सकती तो उसे किसी अन्य उपयोग में काम में लाना चाहिए। जैसे टूटी फूटी जो चीनी मिट्टी के बर्तन है, इसे हमें किस में काम में लाना चाहिए, पौधे लगाने में काम में लाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहां से ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं बन सकती हैं। इसके अलावा आपके लिए अगला सवाल है कि भाई कांच और प्लास्टिक जैसी वस्तुओं के प्रदूषण से पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला ऑप्शन दिया है कि इन वस्तुओं का उपयोग न करके, इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करके, या फिर वस्तुओं का पुनः उपयोग करके। अब ये वाला ऑप्शन तो बहुत सही लग रहा होगा कि भैया उपयोग ही मत करो, लेकिन भाई उपयोग किया ही ना जाए ये चीजें इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल वाली चीज को हम रखेंगे नहीं, ये क्या हो जाता है, कैंसिल, कि ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसी कोई सी भी चीजें नहीं है, बहुत सी चीजें ऐसी है जिसमें प्लास्टिक का उपयोग किया जाना ही पड़ता है। इसके अलावा इन वस्तुओं का पुनः चक्रण करके, तो हाँ भाई कांच और प्लास्टिक का पुनः चक्रण किया जा सकता है, और पुनः चक्रण करके हम प्रदूषण से थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इन वस्तुओं का पुनः उपयोग भी किया जा सकता है, इसलिए हमारे पास में ऑप्शन आता है बेटा कौन सा वाला, डी वाला, बी एंड सी, ये दोनों की दोनों इस सवाल में क्या होते हैं, बोले सही आते हैं। चलिए भाई आगे की बात करें, हमारे पास में पूछा गया है BS4 का संबंध है। अब ध्यान से सुनो बेटा, होता क्या है कि BS जहां पर भी नाम आएगा ना, तो ये जो BS है इसकी अगर हम बात करें तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, वायु प्रदूषण से। होता क्या है इसके अंदर, तो स्टार्टिंग की अगर बात करें तो जब भी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, मोटर व्हीकल का जब स्टार्टिंग में निर्माण किया गया था तो इनके इंजन की दक्षता कम थी, मतलब इनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता था, बहुत ज्यादा धुआं निकलता था। बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या कर दिए, बोले मानक तैयार कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपको इंजन को ऐसा बनाना पड़ेगा, इसमें इतना प्रदूषण कम होना चाहिए, इसमें ये चीजें लगी हुई होना चाहिए, इसमें फिल्टर लगे हुए होने चाहिए। तो ये सरकार क्या बना दी थी, रूल्स बना दी थी। उन्हीं को हम रूल्स को ही क्या बोलते थे, बोले फुल नेम से ये जाने जाते थे, क्या बोले भारत स्टेज के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, BS का मतलब क्या होता है, बोले भारत स्टेज, भारत स्टेज के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, तो अब जब स्टार्टिंग में जब पहला रूल आया था तो उसको बोल दिया गया क्या, भारत स्टेज फर्स्ट, फिर आ गया सेकेंड, फिर आ गया थर्ड, और फिर आ गया कौन सा, फोर्थ। तो ये किससे संबंधित है, ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। मतलब हमारे पास में इस पूरे सवाल का आंसर आता है सी वाला, वायु प्रदूषण। ठीक है बेटा, अगला सवाल है, पूछा गया है कि प्रदूषण से क्या तात्पर्य है। प्रदूषण का मतलब क्या, तो भाई किसी भी पदार्थ की जो उसकी प्राकृतिक संरचना है, यदि उसमें कोई परिवर्तन हो जाए या फिर उसके अंदर कोई चीज को मिला दी जाए, मिलावट हो जाए, तो उसे हम बोल देते हैं क्या हो चुका है, बोले वो प्रदूषित हो चुका है, प्रदूषण आ चुका है उसके अंदर। जैसे हम बोले जल की जो सामान्य संरचना है, बोले उसके अलावा अगर उसमें कोई केमिकल अगर आ जाए तो हम बोले भाई वो क्या हो गया है, बोले प्रदूषित हो गया है। तो परिभाषाओं के तौर पे हमारे पास में बनता है कि प्राकृतिक संरचना या फिर प्राकृतिक संरचना में जो उत्पन्न अवांछनीय या फिर हानिकारक जो परिवर्तन होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रदूषण बोलते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा, जब किसी वस्तु, पदार्थ या तत्व के प्राकृतिक गुणों में विकृति या मिलावट आ जाती है, तब उसे क्या कहा जाता है, प्रदूषण कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि बहुत फेमस है, आपने सुना वायु प्रदूषण, वायु से संबंधित जो प्रदूषण होगा। दूसरा जल प्रदूषण, या फिर मृदा से संबंधित जो हुआ मृदा प्रदूषण। बहुत ज्यादा हाई साउंड में अगर आप कोई चीजें सुन रहे हो तो वो आता है किसके अंदर, ध्वनि प्रदूषण के अंदर। या फिर कोई रेडियो एक्टिव चीजों का उपयोग कर रहे हैं, यूरेनियम वगैरह का, वो किसके अंदर आता है, रेडियोधर्मी प्रदूषण। और लास्ट में होता है हमारे पास में क्या बेटा, बोले तापीय प्रदूषण। तो ये सारे की सारे प्रदूषण के क्या है, बोले प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी परिभाषा कि भाई प्रदूषण से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार का नाम लिखिए, ये पूछा जा सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे के ऊपर सवाल हमसे पूछा गया है कि भाई प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, मानव समाज को होने वाले इसके लाभ का वर्णन कीजिए। अब सबसे पहले हमारे पास में प्राकृतिक संसाधन हम किसे बोलते हैं, तो बेटा प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जिसमें पूरी तरह से उसका निर्माण किसने किया है, प्रकृति ने किया है। हमने उसमें एक कील भी नहीं ठोकी, हमने उसमें कोई काम ही नहीं किया, वो पूरी तरह से किसने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। तो उससे हम क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं वृक्षों की, अगर बात करूं पेड़ों की बात करें, किसने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाया। लेकिन उन वृक्षों की अगर हम बात करें, हम बोले कागज की बात करें, पेड़ से ही बनते हैं, तो
पेड़ तो प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कागज प्राकृतिक संसाधन है क्या? नहीं है। क्यों? भले ही हमने उसको कागज को पेड़ से बनाया है, लेकिन उसके निर्माण में किसका योगदान हो गया? हमारा योगदान हो गया, मतलब वो प्राकृतिक नहीं रहा। ठीक है, जैसे हम बात करें किसी अयस्क की बात करें, लोहे की अगर हम बात करें, तो भाई वो प्राकृतिक संसाधन है। लोह अयस्क मतलब वो क्या हुआ? वो प्राकृतिक चीज है, लेकिन हमने उससे क्या कर दिया? कोई रॉड्स बना ली, इस्पात बना लिया, बहुत बड़ी बड़ी रॉड्स बना ली, तो इस्पात के निर्माण में हमारा हाथ लग गया, इसलिए अब वो प्राकृतिक संसाधन की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर परिभाषा बनती है हमारे पास में ऐसे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता, मानव केवल अपनी जरूरतों में उपयोग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राकृतिक संसाधन। जैसे जंगल से काट कर लाई गई लकड़ी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, लेकिन उससे बना कागज प्राकृतिक संसाधन नहीं है। और लोह अयस्क की बात करें, यह भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन, लेकिन उससे बना जो इस्पात है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं होता है। ठीक है बेटा, अब बात यह है कि प्राकृतिक संसाधनों के कुछ लाभ होते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है या अप्रत्यक्ष लाभ हो सकता है। प्रत्यक्ष मतलब जो हमको डायरेक्ट तौर पर हमको देखने को मिल रहा है उसका लाभ, और कुछ होता है क्या? अप्रत्यक्ष। जैसे मैं कहूं आपको लकड़ी की प्राप्ति हो रही है, ये एक प्रत्यक्ष लाभ है, या फिर आपको बहुत सारी औषधियां मिल रही है प्राकृतिक संसाधनों की वजह से, ये भी एक तरह का क्या हुआ? प्रत्यक्ष। दूसरा बोले बाढ़ का क्या होता है? नियंत्रण होता है। और क्या बोले वर्षा के जो वन होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, ये बारिश करवाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब वो इनडायरेक्ट लाभ हुआ, वर्षा जो हो रही है, बारिश जो हो रही है, वो फॉरेस्ट की वजह से हो रही है, हमें इनडायरेक्ट क्या हो रहा है? उसका लाभ हो रहा है। तो ये दो तरह के इसके क्या होते हैं? लाभ। एक तो हुआ प्रत्यक्ष और एक हो गया क्या? अप्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए भाई आगे की तरफ बढ़े। हमारे सवाल में पूछा गया है जल संरक्षण के क्या उपाय हैं? भाई जल संरक्षण ये सबसे बड़ी आज की समस्या है, क्योंकि जल जो है वो बहुत सीमित है और इसका अति दोहन किया जा रहा है, मतलब ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो इसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है? हमारे पास में ये है कि भाई भूमिगत जल की क्या की जाए? पुनः पूर्ति की जाए। कैसे पुनः पूर्ति की जाए? भाई जैसे हम तो जमीन से बहुत सारा जल निकाल रहे हैं, लेकिन जमीन को वापस जल लौटा नहीं रहे हैं। कैसे नहीं लौटा रहे हैं? कैसे लौटा सकते हैं? तो जब बारिश हो रही है, वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा हम बारिश के जल को वापस मिट्टी में भेजकर उस भूमिगत जल स्तर को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जल संरक्षण हो सकता है। और क्या हो सकता है? बोले जल को प्रदूषित होने से हमें बचाना चाहिए। प्रदूषित हम बहुत अलग अलग तरह से हम उसे प्रदूषित कर रहे हैं। बहुत सारे खेती में केमिकल्स का उपयोग किया जा रहा है, या फिर नदियों में नहाया जा रहा है, तो उस वजह से क्या हो रहा है? बोले प्रदूषित हो रहा है। तो ये सारी चीजों को रोक करके बोले हम क्या कर सकते हैं? जल संरक्षण। प्रदूषित जल को हमें क्या लाना चाहिए बेटा? उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो प्रदूषित हो गया तो उसको काम में नहीं ला रहे हैं, उसको वैसे ही हमने क्या कर दिया? बहा दिया। उसको रीयूज किया जाना चाहिए, रिसाइकल किया जाना चाहिए। वर्षा जल का क्या किया जाना चाहिए? संरक्षण। और अधिक से अधिक जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए, तालाब वगैरह का निर्माण। नदियों पर क्या होना चाहिए? बोले बांध का निर्माण, क्योंकि बांध निर्माण से फायदा भी होता है। जब बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है तो जमीन जो है उसको अवशोषित करती है। बहुत सारे आसपास में जो वृक्ष है वो हरे भरे होते हैं और बारिश अच्छी होती है। इसके साथ में क्या होना चाहिए? बोले वृक्षारोपण को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये सारे के सारे जल संरक्षण के क्या है बेटा? उपाय हैं। ये बहुत हल्का सा सवाल है, लेकिन पूछा जा सकता है। जितना बेहतर आप आंसर लिखोगे उतना उसका बेहतर क्या मिलेगा? जवाब मतलब मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारे जो 30 महत्वपूर्ण सवाल है वो सारे के सारे बेटा कंप्लीट होते हैं मास्टर 30 सीरीज में। ये हमारा आज का जो है वो आखिरी लेक्चर है। इस सीरीज के जितने भी लेक्चर हैं उसमें मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि आपके लिए जितने महत्वपूर्ण सवाल बन जाएं वो आपके सामने रहें, उसके वस्तुनिष्ठ सवाल आपके सामने रहें, और उसके साथ में इस जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका अच्छे से क्या हो जाए? बोले रिवीजन हो जाए। तो जो पढ़ाया है सिर्फ 30 IMP क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं हमने, इसके अलावा हमने उस चैप्टर को अच्छी तरह से क्या कर लिया है? बोले निचोड़ लिया है, पूरी तरह से उसका रिवीजन भी कर लिया है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बात है कि भाई आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर इस पूरी स्लाइड को आपको देख लेना है अच्छे से, और इसके ऊपर की जितनी भी DPP रहेगी उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए यहीं पर हमारा लेक्चर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जितना भी प्यार मिल रहा है, जितना भी आपका कमेंट आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।